चलो, आर वी रेडी? सो अभी अपन एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं कि हमको क्या क्या करना है। तो अभी बजा है 1, ठीक है। हमारा फर्स्ट टास्क है कि हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस खत्म कर लें। उसके बाद में एनर्जी रहेंगी, इच्छा रहेंगी, 2 क्वेश्चन जो बचे हुए वो खत्म कर लेंगे। बस उसके अलावा कुछ चालू नहीं करेंगे आज, ठीक है। देन यू कैन गो होम फ्रीली, ठीक है। बाकी नया एएस कल चालू करेंगे और ऑडिट का आगे का पार्ट कल करेंगे, ठीक है। तो अभी एकदम मस्त इफेक्टिवली बैठो, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है हैवी, सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस देखने हैं अच्छे वाले, और उनको इंटरप्रेट करेंगे। उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? चलो अभी सबसे पहले अपन ऊपर से आ जाता है, ठीक है। इसी का अभी अपना क्या छूटा था इसमें, थर्ड वाला छूटा था क्या? ठीक है, वो तो कुछ भी नहीं है, वो डेफिनेशन है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में हमारा छूटा था सेवेंथ का पार्ट 2। तो सेवेंथ का पार्ट 2 ले ले। सो गैलेक्सी लिमिटेड has been sued by one of its competitors for alleged infringement of trademark, and a notice for levy of penalty of 50 लाख has been received by it। क्या मतलब है इसका? सभी लोग थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। बोलो क्या मतलब है ये पहली लाइन का? वो बोल रही है सर गैलेक्सी लिमिटेड पे उसके कॉम्पिटिटर ने एक केस किया है कि तूने मेरा नाम की चोरी करी है। नहीं समझ में आया देवांशी? ठीक है। कितने लाख का डाला है नोटिस? 50 लाख का नोटिस फेंक के मार दिया कि इतना देखो भरना पड़ेगा, ठीक है। ये भरेगा क्या? नहीं, झगड़े करेगा। द कंपनी हैज अपॉइंटेड अ लॉ फर्म सूट्स हार्वेस्पेक्टर, ठीक है। लॉ फर्म को हायर किया कि तू मेरा केस लड़ और वो कॉम्पिटिटर को हरा, टू डिफेंड इट्स केस, है ना। मेरा केस लड़ फॉर अ फी ऑफ 5 लाख। हार्वेस्पेक्टर ऐसी काम करेगा क्या? वो बोलेगा 5 लाख का मेरे को फीस लगेगा तेरा केस लड़ने के लिए, ठीक है। 60% ऑफ द फीस हैज बीन पेड इन एडवांस। बोले 5 लाख का मेरा फीस है, 60% पहले जेब में डाल दे। ऐसा उधर मुंह किया, जेब खोल दी, ठीक है, डाल दे। जो रिमेनिंग 40% है वुड बी पेड आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द केस। बचे हुए 40% केस फाइनल होने के बाद पे करना। अच्छा, ऐसा लिखा है कि केस जीतूंगा तो देना, देना तो पड़ेगा ही, देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। देर आर 70% चांसेस दैट द पेनल्टी मे नॉट बी इम्पोज्ड। अब एक ये प्रोबेबिलिटी एलिमेंट दे दी कि मोर देन 50% चांसेस है कि आपको ये जो केस है वो आप जीतने वाले हो। मतलब 70% प्रोबेबिलिटी है कि आपको पेनल्टी जो है वो नहीं लगेगी। यहाँ जो बच्चा दिमाग से काम नहीं कर रहा है और जिसको इच्छा है कि मैं खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारूं, तो वो नॉट नहीं पड़ेगा। फिर वो घर पे आके बोलेगा मम्मी पेपर अच्छा गया, ठीक है। और फिर जब रिजल्ट आएगा तो हम आईसीआई को कोसेंगे, फिर जब सर्टिफिकेट कॉपी देखेंगे तो हम खुद को कोसेंगे। तो उससे बेटर है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। मे नॉट बी इम्पोज्ड मतलब सर यहाँ तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी बनेगी। क्यों बनेगी आस्था? नहीं, अच्छे से बोलना चाहिए कि सर देखो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, सर 5 इवेंट है, एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस और वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स। समझा? ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर, द रिजल्ट ऑफ विच इज डिपेंडेंट, ठीक है, करेक्ट है। अब ये तो हो गई तुम्हारी केस की बात, 50 लाख की बात। तो 50 लाख हम डिस्क्लोज कर देंगे, कोई इशू नहीं है। तो पहले हम आंसर कैसे चालू करेंगे? देखो इमेजिन करो सब लोग, आंख बंद करो। पहला पैराग्राफ AS29, ठीक है, AS का नाम, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कंटिंजेंट लाइबिलिटी। मैडम आंख बंद कर लो। कंटिंजेंट एज पर AS29 सो एंड सो, ठीक है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ, फिर 3-4 बुलेट आ गए अपनी, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, 5 इवेंट, ऑकरेंस नॉन ऑकरेंस आ गया। आंखें खोल लो, ये हो गया प्रोविजन वाला पार्ट, ठीक है। इन द गिवन केस
50 लाख का पेनल्टी इम्पोज किया वो डाल देना, और लिखा है कि 70% प्रोबेबिलिटी है कि पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है, ये हो गई बात। तो फिर बोल देना हेंस इन दिस इन रिगार्ड्स टू द केस अमाउंट, ठीक है, द कंटीजेंट लायबिलिटी इज टू बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आती है हार्वी स्पेक्टर की फीस की बात। तो तेरी 50 लाख की 5 लाख की फीस थी, 60% तो तेरे को तेरी बैलेंस शीट में आएगी एडवांस बोल के, है ना, मतलब तू आज की डेट में उसको एसेट दिखा सकता है शायद, है ना, लोन से एडवांसेस में, ठीक है, और जो रिमेनिंग 40% अमाउंट है उसका भी तू हाथों हाथ प्रोविजन बना दे, ठीक है, हाथों हाथ प्रोविजन, क्योंकि वो तो तेरे को देना ही है, केस हारे या जीते। एक बार देखते इन्होंने आंसर कैसा किया, ठीक है, मैं भी है ना आपके साथ में इंटरप्रेट करने वाला, मैंने ये सारे क्वेश्चन नहीं देखे, ठीक है, एक बार पहले आंसर देखते हैं इन्होंने कैसे आंसर किया। देखो पहले AS29 लिखा, ठीक है, मैं भी ये आंसर के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना बताने वाला हूँ। आज के लेक्चर में मैं चाहता ना तो एक AS और साथ में लेके आता, लेकिन मेरे को ऐसा है कि ये AS29 जो जनवरी और मई का अटेंड आने वाला है उसके लिए बहुत बहुत क्रूशियल है, और उसके लिए मैं आपको आज एक स्पेशल होमवर्क भी दूंगा। सर आपको कैसे पता क्रूशियल है? क्योंकि मेरा नाम CS आरती है और मेरा दिन और रात यही काम है, और मैं आपको में लिटिल बिट फेमस हूँ फॉर माय प्रेडिक्शंस, एंड आई एम टेलिंग यू, you are going to see question number 1B or 1D in AS29. It is on YouTube now because it is on records, but you are going to see it. How? Don't ask me, ठीक है, तो मैं आज उसके लिए एक स्पेशल होमवर्क भी दूंगा ताकि इस एस में आपका भी जिंदगी में ना, ठीक है, और एकदम इजी क्वेश्चन आएगा तुमको एग्जाम, जनवरी में भी और मई में भी, ठीक है, क्योंकि वो जमाना गया। अब सुनो बात को, इसके बाद में मैं आपको इंपॉर्टेंट सूचना दूंगा, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, पहले आंसर सुनेंगे। एज पर AS29, obligation is a present obligation if based on the evidence available its existence at the balance sheet date is considered probable। वो बोल रहा है present obligation किसको बोलेंगे, क्यों बोल रहे हैं, हम तो possible obligation हमको पता ही है, that is more likely than not liability is a present obligation of the enterprise arising from the past event, the settlement of which is expected to result in an outflow from the enterprise of resources embodying economic benefits, जिसमें से economic benefits जाने वाले। In the given case, there are 70% chances that the penalty may not be levied. Accordingly, Galaxy Limited should not make the provision for liability. ठीक है, कहा गया, हाँ, the matter is disclosed as contingent liability unless the probability of any outflow is considered remote। अगर remote रहेगी, एक चीज अपने इसमें अपने नोट्स में लिखा है, आई डोंट रिमेम्बर, रिमोट वाला लिखा क्या, हाँ हाँ हाँ, रिमोट रहेगा तो फिर तू बोल भी मत, ये बताया था ना मैंने, हाँ हाँ, वो DRS में डाल दे, वेरी गुड, ठीक है, एज अ कंडीशन लाइबिलिटी अनलेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ any outflow is considered as remote. However, a provision should be made for the remaining 40% of the law firm fees, high inspector, amounting to 2 lakh in the financial statement for 2024-25। अब यहाँ पे ना बच्चा ये डाउट बोल सकता है कि सर ये आप लाइबिलिटी क्यों नहीं बना रहे, क्यों, क्योंकि सर आपका अमाउंट सर्टन है, 5 लाख आपको देना है ना, 60% आपने दे दिया, 40% देना है और देना फिक्स है। हम लाइबिलिटी कब करते हैं, प्रेजेंट एप्लीकेशन है, पास्ट इवेंट है, हाँ मैं वही पे आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हम इसको लाइबिलिटी से बेटर प्रोविजन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको एग्जैक्ट ये नहीं पता कि इसको देना कब है, आज देना है, 1 साल बाद देना है, केस तो चलता रहेगा, ठीक है, तो मैं बुक में प्रोविजन डालूंगा, ठीक है, तो ये थिन लाइन ऑफ डिफरेंस ध्यान में रखना, एक तो अमाउंट का है ही है, लेकिन ये जो टाइमिंग वाली बात है ना, ये कहीं भी एएस में नहीं लिखी हुई है, समझ लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये हम जजमेंट बना रहे हैं कि इस हिसाब से ये लोग करते हैं और वो उसी हिसाब से करते हैं, ठीक है, तो तुम कभी इसको लाइबिलिटी बोल के मत बोलना, क्योंकि इसका टाइमिंग अनसर्टन है, तुम्हारे दिल को तसल्ली देने के लिए ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई डाउट। अब यहाँ पे ना ये लोग जो आंसर दिए है ना, ये आंसर के साथ में एक अल्टरनेटिव आंसर भी दिया होगा जो कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन के डेफिनेशन के हिसाब से दिया होगा, ठीक है, इन्होंने ये आंसर को रॉन्गली ड्राफ्ट किया है ना, मतलब बेसिकली तू ये क्यों कर रहा है, तो इन्होंने बोला मैं ये क्यों नहीं कर रहा, तू अगर एक्स कर रही है तो तू वाई क्यों नहीं कर रही है, तो तेरे को मैंने बोला एक्स कर, तू एक्स का बता ना, तू क्या बता रही वाई क्यों नहीं है, अरे वाई क्यों नहीं से क्या मतलब है, बात एक्स की हुई थी ना कि 70% प्रोबेबिलिटी है कि तू केस जीतने वाला है, तो तू एक्स की बात करना कि वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, लाना फलाना,
तो हम इसमें ये ऐसा आंसर लिखेंगे पॉसिबल ऑब्लिगेशन वाला, अपने को पूरे मार्क्स मिलेंगे। जिसको और सेफ खेलना है और राइटिंग स्पीड अच्छी है, फास्ट कर सकता है, उसमें लिख देना कि बिकॉज इट इज नॉट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, हेंस प्रोविजन शुड नॉट बी मेड, ऐसा लिख देना, ठीक है। लेकिन तुम्हारे मार्क्स उसमें नहीं कटेंगे, ठीक है। अब ना मैं इसमें हाँ, अब पता है ये जो इन्होंने आंसर किया ना उल्टा तरीके से, तुम लोग समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? उल्टे तरीके से भूमि समझ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि उल्टे तरीके से आंसर किया है। समझा क्या जिया? उल्टे तरीके से आंसर किया है ना। मैं यहाँ ये देख रहा था कि ये क्वेश्चन में ऊपर ऐसा कहीं तो नहीं लिखा कि बताइए इसका प्रोविजन क्रिएट होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो ऐसा होता कि प्रोविजन को लेके वो पूछ रहे तो फिर उन्होंने सही लाइंस पे किया, हम उल्टा बोल रहे ऐसा बोल सकते थे, बट इन्होंने वैसा नहीं बोला। इन्होंने बोला है AS29 के हिसाब से डिस्कस। प्रोविजन मतलब प्रोविजन था, प्रोविजन नहीं। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, समझा ना बात को? पक्का? बस ये क्वेश्चन हो, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अभी हाँ, मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा था, करेक्ट है, जिसपे तुमको एकदम ध्यान देना है। अब क्या होता है ना, एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना तुमको, ऐसे दो केस इंडिपेंडेंट वाले, जनरली ये तुमको आएंगे 5 मार्क या 4 मार्क के, दोनों मिला के। भर भर के मत लिखना, ठीक है। ऐसा ही आंसर एक्सपेक्टेड है हमसे, 5 लाइन 4 लाइन 6 लाइन, दैट्स इट। अनेक, मेरे सामने वाला बाल भी सफेद हो गया, अनेक सर्टिफाइड कॉपीज मैंने बच्चों की देखी है, मूर्ख बच्चों की, जो 1.5 पेज 4 मार्क के आंसर को लिखते रहते और फिर 70-75 मार्क का अकाउंट सॉल्व करके आते हैं, और फिर उनको 32 से 38 मार्क के बीच में आता है। पेपर कंप्लीशन, आंसर गलत लिख चलता, आंसर कम लिख चलता, बट 100 मार्क का पेपर होना चाहिए। तेरे से बता गया भी तो आदमी नहीं है, अगर तूने पेपर भी कम लिखा और आंसर भी छोटे लिखा तो तू तो खत्म ही है। समझा ना बात को? इनकी लेंथ देखो, ये लेंथ तुम मेरे को पूछ सकते हो आगे लाइफ में 10 बार पूछोगे ये बात, ये लेंथ तुम्हारे सामने ही है, ये एज इट इज कॉपी पेस्टेड आंसर है ये, समझ रहे हो? तो 2 मार्क पर केस है वो, तो अक्कल लगा के लिखना। दुनिया भर के 5 लाइन पे वो फैक्ट्स ही घस रहे। मेक इट क्रिस्प, मेक इट क्लियर, है ना क्लियर टू यू? पक्का? ये बात अपने दिमाग का स्क्रू खोलो, डालो और बंद कर दो, ठीक है। नहीं तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा। और फिर चेकर तुम्हारा आंसर देख के हंसता है कि आईसीआई खेल कर गया, आईसीआई ने खुद ने तो 5 लाइन का आंसर दिया है, और बच्चा जो है वो यूट्यूब के फैकल्टीज को सुन सुन के 10 लाइन का आंसर बड़ा बड़ा लिखा है। सी फॉर योरसेल्फ इन दिस क्वेश्चन बैंक व्हेन यू सी एट होम, बहुत कम आंसर है जो तुमको बड़ी बड़ी मिलेंगे। अपनी आंखें खुली रखो, दिमाग बंद मत रखो। यार पेज का गणित, तेरी बुक और मेरी बुक में फर्क है ना। गणित पेज का नहीं होता, गणित कंटेंट का होता, ठीक है। ये बोल कि सर फैक्ट्स तो केस कितने लिखने पड़ते? 2 लाइन, ठीक है। प्रोविजन में जितना रिक्वायर्ड है, ये क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड, अब तू बता, ये क्वेश्चन में तुम रियम्बर्समेंट की बात लिख रहे हो, ये क्वेश्चन में तुम ओनरस कॉन्ट्रैक्ट की बात लिख रहे हो, ये क्वेश्चन में तुमने प्रोविजन का डेफिनेशन भी दे दिया और कंटिंजेंट लायबिलिटी का डेफिनेशन भी दे दिया, वो छोड़ो लायबिलिटी का डेफिनेशन भी दे दिया। अब इसको मूर्खी बोलेंगे ना, तो एक डेफिनेशन दे और उस पर तो कंक्लूड करना है, बस बात खत्म। समझा क्या? हाँ, आंसर को मार्क्स के हिसाब से करना है। और बता इशिका, ये है क्या 9? ठीक, चलो ये ले लो। अच्छा ये सुनो अभी क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ही पुराना और फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। कब का? ये सितंबर में आया हुआ है, और इसके पहले है ना ये ओल्ड कोर्स में भी था क्वेश्चन, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया पता है तुमको? सितंबर में जब इसका आंसर लाया ना, तो ये आंसर उन्होंने देखना इसके आंसर की लेंथ, ठीक है, तुमको मालूम पड़ेगा। चलो अभी अपन करते क्या इसको सॉल्व, ठीक है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन नंबर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हैज मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द ट्रेड, टू प्रमोट द ट्रेड बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड फेयर्स। क्या ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोग? ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशन, ये चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। सेक्शन 8 मतलब ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। व्हेन कम था क्या फाउंडेशन में? व्हेन कंपनी वाज ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेड फेयर
and exhibitions, it decided to charge 5% contingency charges. ठीक है, बोले हम 5% कंटिजेंसी के नाम पे जो भी लोग स्टॉल लगा रहे हैं उनसे चार्ज लेंगे. समझा? किसे लेंगे? फॉर द पार्टिसिपेंट्स आउटसाइड एजेंसीज ऑन द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम देम बाय द कंपनी. उनको जो इनकम रिसीव हुई है उस पर. ठीक है. While in the case of fairs organized by outside agency, 5% contingency charges are levied separately in the invoice. The contingency charges in respect of fairs organized by the company itself are inbuilt in the space rent charged from the participants. पार्टिसिपेंट से भाड़ा चार्ज किया होगा. जो लोगों ने स्टॉल लगाए हैं वो बोल रहे हैं उनसे भाड़ा जो चार्ज किया है उसमें ये चार्ज इंक्लूडेड है. कौन सा? कंटिजेंसी वाला. लेकिन जो लोग बाहर के हैं, आउटसाइड एजेंसीज है ना, जो बैनर लगा रहा है या कुछ कर रहा है, जो अपने खुद के स्टॉल नहीं है, उनसे हम एक्स्ट्रा 5% कंटिजेंसी चार्ज ले रहे हैं. तो अभी तक इतनी बात समझनी है कि सर 5% जो ये एमपीओ कंपनी है ये 5% कंटिजेंसी चार्ज के नाम से इकट्ठा कर रही है एग्जीबिशन में. रंगोली, स्टाइलिस्टा, दुनिया भर के एग्जीबिशन शगुन में लगते हैं. ठीक है. वो क्या? हाँ क्या? चलो कर लेते ना. किया नहीं क्या होमवर्क? वाह, भूमिनी ने किया अकेले ने. चलो ठीक, मैं डिस्कस कर लेता हूँ. कोई बात नहीं. तुम लोग जिसने किया है उसको याद क्यों नहीं है? ओ ठीक है. बोथ आर क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द कंपनी. ठीक है, मतलब तूने भाड़ा लिया तो वो भी इनकम में गया, और अगर किसी से कंटिजेंसी चार्ज के नाम से 5% ले रहा है तो वो भी इनकम में गया. ठीक है, यहां तक तो क्वेश्चन तुमको क्लियरली समझ में आ गया होगा. ठीक है. द इंटेंशन ऑफ लेविंग दिस चार्जेस, अब वो जस्टिफाई कर रहा है कि मैं 5% कंटिजेंसी चार्ज क्यों ले रहा हूं. वो क्या बोलता है कि ये जो इवेंट है इसमें लाखों लोग आएंगे, चांसेस है कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, कितना नेगेटिव आदमी, कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो वो फ्यूचर में जो होने वाली चीज है उसके नाम पे वो आज चार्ज क्रिएट कर रहा है. देखो कितनी बेहुदा बात है. द इंटेंशन ऑफ लेविंग दिस चार्जेस इज टू मीट एनी अनफोर्सीन लाइबिलिटी, ओ दूरदर्शी, विच में अराइज इन फ्यूचर. अभी तक लाइबिलिटी अराइज हुई क्या? कुछ भी नहीं है. वो बोलता कि मेरे को फ्यूचर में लग रहा है कि ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुमको कहाँ ढूंढूंगा, आधे लोग तो ब्लास्ट में मर जाएंगे, तो पहले 5% दे दो. बोले द इंस्टेंस ऑफ सच अनफोर्सीन लाइबिलिटीज कुड बी ऑन अकाउंट ऑफ इंजरी, लॉस ऑफ लाइफ टू विजिटर्स, भगदड़ मच गई मतलब, ड्यू टू फायर, आग लग गई, टेररिस्ट अटैक हो गया, स्टैम्पेड मतलब भगदड़, नेचुरल कैलेमिटी, सुनामी आ गई, गोवा में हो रहा था ओशन पे, एंड अदर पब्लिक एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी. ओ माय गॉड, बहुत ही बढ़िया. इसके नाम पे 5% कंटिजेंसी चार्ज उसने लोगों से इकट्ठा कर लिया. ठीक है, और बोलता मैं नॉट फॉर प्रॉफिट हूं. द चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ दिस इवेंट्स आर हाई, क्योंकि लार्ज क्राउड विजिट द फेयर. ज्यादा लोग आएंगे तो भगदड़ मचेंगी, बोले ज्यादा लोग आएंगे तो टेररिस्ट को भी लगेगा यहाँ ब्लास्ट करते हैं, तो चांसेस ज्यादा है. ठीक है, ठीक, कोई इशू नहीं. द डिसीजन ऑर टू लेवी 5% कंटिजेंसी चार्ज was based on assessment only, as actual liability on this account cannot be estimated. अरे तू कैसे एस्टिमेट, अच्छा तू अगर एस्टिमेट कर रही है कि ये फेयर में टेररिस्ट अटैक हो सकता है तो पहले चीज क्या करेगी? फेयर बंद कर दे, है ना, और फिर पुलिस वाले पहले टेररिस्ट को पकड़ेंगे. तो अभी तो सिर्फ तेरे को रात में ख्वाब आया और वो बेसिस पे तूने ये काम किया, इसकी कोई रियलिटी नहीं है बात की. द फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर was made by the company in its financial statement. अब ये सब ऊपर की राम कथा पे इन्होंने अपनी बुक्स में डिस्क्लोजर्स और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करे हैं. क्या करे हैं? 5% जो कंटिजेंसी चार्ज इन्होंने लिया ना उसको इन्होंने इनकम ट्रीट किया. करना भी चाहिए, तेरी इनकम ही है, तूने इनकम ही ली, 5% तो इकट्ठा कर ही रहे लोगों से. एंड मैचिंग प्रोविजन, ओ माय गॉड, मतलब अगर 100 रुपए का इन्होंने इनकम इकट्ठा किया, एग्जाम्पल के तौर पे 5-5% करके 5-5 रुपए इकट्ठा किया, 100 रुपए इकट्ठा हुए,
हूबहू 100 का बना दिया प्रोविजन कि फ्यूचर में बाढ़ आई या भगदड़ मच गई या टेररिस्ट आ गए तो खर्चा लगेगा, उसका आज बना दिया प्रोविजन। वाह वाह वाह, ये कहां से पढ़ के आया है क्या पता। फॉर द सेम इज ऑल्सो बीइंग मेड इन द अकाउंट्स whether the creation of provision for contingencies under the facts and circumstances of the case is in conformity with AS 29। बताइए वो जो प्रोविजन इन्होंने बनाया है क्या वो AS 29 के हिसाब से है क्या। हम बोलेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, पहले तो उसको ज्ञान बढ़ा देंगे कि ऐसा होता है बॉस, और उसकी चौथी जो कंडीशन है वो रिलायबल एस्टिमेट अमाउंट का तुम मेक कर पा रहे हो। अब महान आदमी, ये जो तेरी ऑब्लिगेशन है ये प्रेजेंट है ही नहीं, कोई पास्ट इवेंट ही नहीं है, ये तो फ्यूचर तू सोच रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो दीज आर नॉट, द प्रोविजन इज नॉट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस और एनीथिंग। ठीक है, देयर शुड बी अ पास्ट इवेंट, देयर इज नो पास्ट इवेंट इन दिस केस। तो पहली चीज तो तूने गलत कर दी। ठीक है, इफ द आंसर ऑफ वन इज नो, अब तुम देखो जिया कि ये जो पहला इन्होंने आपने पूछा है, अगर मैं होता तो मैं इतना परोस के नहीं देता, मैं बोलता कमेंट एस कमेंट ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेड बाय द एनजीओ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजंस ऑफ AS 29, है ना, ये करता तो तेरे को सोचना पड़ता। लेकिन क्या लिखा उसने, वो बोलता वो जो प्रोविजन क्रिएट किया ना वो बराबर है क्या, तो तेरे दिमाग में आ जाती ना बात, मतलब ये अगर स्पेसिफिकली प्रोविजन के बारे में पूछ रहा है तो गड़बड़ है, तो तेरे लिए आंसर इजी हो गया। अगर तेरे मन में थोड़ी भी शंका होती कि ये पास्ट इवेंट है नहीं है, शी लव्स मी शी डजंट लव मी, तो तू बोल देती, है ना। मतलब कितना परोस के दिए, क्वेश्चन हुआ। अब नीचे का देख, नीचे का बड़ा क्वेश्चन क्या है। हाँ, मतलब तेरे को ऊपर का आंसर बता दिया उसने कि नो। अब ये पढ़ने के बाद में भी सेम टू सेम क्वेश्चन में बच्चे लिख के आते हैं कि प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं कर सकते। देन व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन व्हिच इज ऑलरेडी क्रिएटेड इन बैलेंस शीट, जो प्रोविजन बैलेंस शीट में क्रिएट हो गया उसका क्या। अब इन्होंने है ना उसका एक बहुत ही गंदा आंसर दिया, वो बोलते हैं उसको रिजर्व में डाल दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि पेनल तो उठ के कहा जाएगा रिजर्व में, बट हम क्या बोलेंगे, हम उसको रिवर्स करें। और तुमको अगर और एडिशनल बोलना है तुम अल्टरनेटिव लिख सकते, अल्टरनेटिवली द प्रोविजन कैन बी डायरेक्टली पार्क्ड इनटू रिजर्व आल्सो। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें टाइम दूं और तुम ये आंसर को पढ़ो एक बार अच्छे से, वर्ड बाय वर्ड अपनी अंडरलाइन करके पढ़ो। अपनी दो कैटेगरी बनेगी, एक प्रोविजन थ्योरी क्वेश्चंस और एक प्रोविजन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, वो दोनों कैटेगरी बनाना है, क्योंकि प्रोविजन को लेके कुछ क्वेश्चंस थ्योरी है कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल है। तो मैं इनको प्रोविजन थ्योरी डाल रहा हूँ, और ये जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना जो मैं जिनमें हर चीज स्पेशल कुछ है, वो सब अपने लिए एक 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 LDR है। हाँ, सबने पढ़ लिया क्या वो, यार ये AC को चलाओ जरा। हाँ तो टर्बो करो उसको। तुम लोग गर्मी हो रही क्या, मैं बाहर से आया, मेरे को गर्मी हो रही। ठीक है, जाने दो, आगे बढ़े। ठीक है, अनुमति है। चलो, सहर्ष लिमिटेड, सहर्ष लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेस। अरे बाप रे, द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स अकाउंट्स फॉर द फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। ठीक है, नो इश्यूज। ठीक है,
अभी आपको आपकी एडवाइस चाहिए कंपनी को, ठीक है। द कंपनी हैज इट्स प्लांट एट 3 डिफरेंट लोकेशंस, इट हैज टू शट डाउन वन ऑफ इट्स प्लांट ड्यू टू इंटरनल रीजंस। ओके, द सेड प्लांट साइट इज अंडर रेंटल एग्रीमेंट टिल 31 मार्च 2024। मतलब 1 साल तक का एग्रीमेंट बचा हुआ है, लेकिन मेरे को क्लोज करना पड़ेगा। मतलब क्लोज करने के बाद में मेरे को जबरदस्ती पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने एग्रीमेंट किया है। सब लोग एग्री करते हैं क्या? ठीक है। अब देखो, द रेंट पर मंथ इज 80,000, मतलब 9,60,000 पूरे साल का रेंट। इफ द कंपनी कैंसल्स द एग्रीमेंट इट हैज टू पे अ पेनल अमाउंट इक्वल टू 6 मंथ्स रेंट, मतलब 960 का डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। कंपनी ऑल्सो हैज एन ऑप्शन टू सबलेट द साइट एट अ रेंट ऑफ 45,000 पर मंथ। बोलती है 45,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मैं उसको रेंट पे भी दे सकती हूँ। समझा क्वेश्चन? सबलेट मतलब भाड़े, तू किसी को भाड़े पे दे। देखो बोर्ड की तरफ देखो, 3 ऑप्शन कंपनी के पास में है, आपको दिख रहा है, ठीक है। कंपनी के पास में 3 ऑप्शन है। पहला कंपनी के पास में है कि वो 12 मंथ का रेंट दे, है ना। दूसरा दूसरा कंपनी के पास में है कि वो 6 महीने का रेंट दे, ठीक है। और तीसरा कंपनी के पास में है कि वो सबलेट कर दे, ठीक है। अभी यहाँ पे कंपनी को आउटफ्लो होगा 9,60,000 का। ये कैसे हुआ? 80 80 इंटू 12, ये हो गया 80 इंटू 6, ये हो गया कितना? बराबर बात है। और सबलेट में 45 इंटू 12 कितना हुआ? हाँ, 4 लाख। कितना है? और तुमको कितना पे करना है उसको? तो 9,60,000 में से 5,40,000 लेस कर दो, इतना अपने को फिर नेट पेमेंट रहेगा। सबसे कम पेमेंट किसमें है? इसमें, थर्ड वाले में, ठीक है। अभी तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया है सभी को? अभी देखते हैं कहाँ गया वो। हाँ, ये फर्स्ट देखो, एज पर एज, देखो इन्होंने सब यही किया। तो इन्होंने बोला लोअर ऑफ द अबव इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, मतलब 4,20,000, ठीक है। क्योंकि तुम उसका सबलेटिंग करके तुमको नेट नेट इतना मिलेगा, तो इसमें तुम पहले भाषणबाजी करते ना। हाँ, ये देखो, ये ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस्ड बाय मी। ये ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि हमें लाइबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन हमें इनकम कम है। इज a contract in which the unavoidable cost of meeting the obligations under the contract exceed the economic benefit expected to be received under it। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या मिल रहा है अपने को? 45,000 इंटू 12, बारिश आ रही है, ठीक है ना। 45,000 इंटू 12 अपना रिसिप्ट हो गया, और पेमेंट है 80,000 इंटू 12। तो द कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन द रेवेन्यू टू बी जनरेटेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? द अनअवॉइडेबल कॉस्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट आर द लोअर ऑफ नेट कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग इट एंड एनी कंपेंसेशन और पेनल्टीज अराइजिंग फॉर फेलियर टू फुलफिल इट, ठीक है। उसमें ये सब कॉस्ट इंक्लूड होता है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट में ये सब कॉस्ट इंक्लूड होता है। क्लियर है बात? सभी लोग अपनी अपनी क्वेश्चन बैंक देख के फटाफट, ये जो पहला वाला पार्ट है, ये थ्योरी वाला पार्ट है, SNW कर लो और कैटेगरी में डालो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट।
हो गया? तो अरे ये बोलते ही नहीं यार आप लोग। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अ केस हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी इन द कंज्यूमर कोर्ट। ओहो, क्या हुआ? केस फाइल हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। एंड अ नोटिस फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी ऑफ 20 लाख, ये सेम हार्वी स्पेक्टर की बात है, सेम। यहाँ पे भी आप प्रोविजन की कैटेगरी डाल दो, ठीक है। इसका जो आंसर है सेम आंसर है। ऑब्लिगेशन इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, है ना। if based on the evidence available its existence at the balance sheet date is considered probable, that is more likely than liability is a present obligation of the enterprise arising from past events, the settlement of which is expected to result in outflow of enterprise resources embodying economic benefit। In the given case 75% chances है कि penalty may not be levied, accordingly should not make the provision for penalty। ठीक है, ओके, ठीक है। द कंपनी हैड कमिटेड टू सप्लाई कंसाइनमेंट वर्थ 1 करोड़ टू वन ऑफ इट्स डीलर by the year end, ठीक है। as per the contract if the delivery is not made on time a compensation of 15% of the value is to be paid। मतलब 1 करोड़ का 15%। as per the while the consignment was in transit one of the truck carrying good worth 30 lakhs met with an accident, है ना। उस ट्रक के अंदर 30 लाख के गुड्स थे और वो ट्रक का हो गया एक्सीडेंट। तो अब ये 30 लाख पे हमको 15% का पे करना पड़ेगा, है ना। इट वॉज हाउएवर कवर्ड बाय इंश्योरेंस अकॉर्डिंग टू द सर्वेयर्स रिपोर्ट द पॉलिसी अमाउंट इज कलेक्टेबल सब्जेक्ट टू 10% डिडक्शन। मतलब अभी हमने 30 लाख का डाल दिया क्लेम इंश्योरेंस में। हमने बोला भैया हमको पैसे चाहिए, आपको प्रीमियम दिया था टाइम के बराबर, तो बोले हाँ मिलेगा। तो सर्वेयर ने बोला 90% मिलेगा। ये लोग करते कुछ तो कुछ कटिंग। तो 30 लाख का वो बोल रहा है 27 लाख मिलेगा। कितना? 27 लाख तुमको मिलेगा रियम्बर्समेंट, है ना, ठीक है। Before closing the books of accounts, the company has received the information that the policy amount has been processed and the dealer has also claimed for compensation. Give your answer based on relevant accounting standard। मस्त क्वेश्चन, ठीक है। दो तीन चीजें इसमें हो रही है, देखो। देखो हाँ, देखो सबसे पहले तो आपको 15% क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा। 30 लाख का 15%, क्योंकि 30 लाख 70 लाख के गुड्स तो सेफली पहुंच चुके हैं। हाँ, 4,50,000 इतना अमाउंट तो तुमको प्रोविजन कर देना चाहिए, क्योंकि इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन व्हिच अराइजन फ्रॉम अ पास्ट इवेंट, दैट मींस द कॉन्ट्रैक्ट एंड the settlement of which is expected to result in outflow of economic resources of the entity embodying economic benefits। ठीक है, तो ये तो बना दो। इसके बाद में और क्या है, देखो समझ रहा है क्या प्रेम? ये मैंने अभी जो लाइन बोली, क्या लाइन बोली? देवांशी लाइन बोल के दिखा प्रोविजन की क्या है। ठीक है, बोल के दिखा आस्था लाइन। प्रीत बोल के दिखा। ठीक है, नमित। भूमि। हाँ, इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द एंटिटी एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। जिया। result into outflow of economic resources। इशिका।
करेक्ट, ठीक है, इन सबको ये डेफिनेशन पता है। सिर्फ क्लास में बैठने से आपका ये सब एएस पे कमांड नहीं आने वाला है। ये एएस 29 का तीसरा पार्ट है। 2 लेक्चर से अपन ये डेफिनेशन बोल रहे हैं। इतने सारे होमवर्क पे एसएनडब्ल्यू बोला था ना, किया तुमने? फिर तुमको ये डेफिनेशन क्यों नहीं लाना हुआ? क्योंकि अपन सीरियस नहीं है। इसके बाद में कोई भी एएस का मैं कुछ भी बोलूंगा, इनमें से किसी को नहीं आया है, तेरे को आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो तुमको बना देना है। चलो, अब आते हैं अपन आगे। अब क्या था अपने केस में कि वो ट्रक तो तेरा चला गया, अब इसमें इंश्योरेंस के पैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर कोई प्रोविजन है और उसके अगेंस्ट तू कोई पैसा किसी से रियम्बर्स करवा सकता है, तो बैलेंस शीट पे नेट ऑफ मत करना, पीएनएल में नेट ऑफ कर लेना। तो हम क्या करेंगे, एक रिसीवेबल खड़ा कर देंगे, और वो भी कब, जब वर्चुअली सर्टन है कि ये पैसा अपने को मिलने वाला है। तो मैं 27 लाख का एक रिसीवेबल खड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं एक प्रोविजन पार्क करूंगा मेरे नुकसान का, जो कि पूरा की पूरा 30 लाख है। ऐसा आंसर का पैटर्न ऐसा होना चाहिए, बराबर है। और पीएनएल में मैं इन दोनों को नेट करके 3 लाख का खर्चा दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं आंसर देखता हूँ, ठीक है। ये देखो, देखो 3 लाख हो गया, ये दिख रहा 3 लाख नेट अमाउंट, ठीक है। लॉस टू बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स 3 लाख, पीएनएल में तो ऐसे ही होगा, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स 27 लाख, क्योंकि 90% ही देने वाला है वो, ठीक है। कंपनसेशन क्लेम जो है 4.5 लाख का पूरा प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो डीलर को देखो देना है। और उसके अलावा लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल बाय द कंपनी। अभी इसमें नहीं, वो तो बचे हुए का ही लेना है। वो ये अल्टरनेट ट्रीटमेंट इन्होंने दिया है, बड़ी गलत है, ठीक है, क्योंकि 70 लाख के गुड्स तो जाने वाले हैं। तो जो इन्होंने खुद ने जो पहले ट्रीटमेंट दिया वो सही है। मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ ठीक है, बराबर है, बराबर, सॉरी, बराबर है। नहीं, मैं वो देखने लग गया था कि वो जो 30 लाख मेरा नुकसान हुआ है वो बैलेंस शीट में जाएगा ही नहीं। मैं तो नेट लॉस रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ ना, ठीक है, परफेक्ट है। हाँ, 4.5 लाख बेटा सिंपल है ना। देख क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देख क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कंपनी ने कमिट किया है कि हम सप्लाई करेंगे 1 करोड़ का टू वन ऑफ इट्स डीलर, है ना, ईयर एंड तक। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर तूने डिलीवरी नहीं करी तो देखो 15% का कंपेंसेशन देना पड़ेगा। किसको? डीलर को। सही बात है ना। मैं तेरे भरोसे बैठा था, तूने बोली थी 1 करोड़ डिलीवरी करेगी, तूने 70 लैक्स करी, 30 लाख तूने नहीं करी। अब मेरे को तो ऑन स्पॉट किसी से लेना पड़ेगा, क्योंकि तू वो कर गई। तो वो सामने वाला मेरे को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेगा ना, क्योंकि उसको मेरी जरूरत दिख रही है। तो वो मेरे से 10-15% हाई मिलेगा और मेरे को देना पड़ेगा। तो देखो मेरे को 15% कंपनसेशन देना, ये अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। सो नाउ इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज 30 लैक्स का माल तू नहीं दे पाई। ट्रक उल्टा गया ना तेरा, तो 30 लाख का माल तू नहीं दे पाई। बट एज सुन एज द ट्रक उल्टा हो गया, ठीक है, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हैज अराइजन out of a past event, that is your contract, and which will result into a settlement of outflow of economic resources of the company। कि settlement उसका कैसे होगा? You have no alternative than to settle it by giving money। वो कैसा होगा? तेरे को 30 लाख का तूने दे पाई, 30 का 15% 4.5 लाख, 4.5 लाख तेरे को डीलर को देना पड़ेगा। ले भाई सॉरी, नहीं ये प्रोविजन आएगा। ये प्रोविजन सिंपल सी बात है, ये प्रोविजन ही आएगा। जब मैंने तुमको एक बात कल बोली थी देवांशी को, याद होगा, कि लाइबिलिटी तभी तुम इस एएस में लिखना जब स्पेसिफिकली उसने तुमको चीख चीख के बोल रहा, मतलब क्वेश्चन देखते से तुमको एकदम ही दिख रहा कि लाइबिलिटी वर्ड लिखी हुई। जब तक तुम ये नहीं बोलते तब तक ये एएस में लाइबिलिटी शो नहीं करना, ठीक है। तब आप लाइबिलिटी लिख देते और आप साथ में अल्टरनेटली लाइबिलिटी प्रोविजन का भी लिख देते,
अगर डेट सर्टन है कि 15 दिन में पे करना है, 4.5 लाख ही पे करना है, वो सब फिक्स हो गया तो तू लाइबिलिटी बोल रही है वो बराबर है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट दिस कंफ्यूजन इज फ्रॉम इटर्निटी। ठीक है, ICI answers only seeing one angle, they don't see like us, and AS का नाम ही प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटी कंटीजेंट एसेट है, तो they don't want you to answer about liability। तो अननेसेसरी जस्ट खुद को सेटिस्फाई करेंगे लाइबिलिटी, हमको तो वही फ्लो में चलना है जो फ्लो उन्होंने बताया है, तो इसमें टाइमिंग का भी कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, बस देना है वो फिक्स है। अब वहां से कब आएगा, हम कब देंगे, सब अलग बात है। ठीक है, तो वो जाने दो। ठीक है ना। और दूसरा क्या है मालूम क्या, अब तू इसको देख, ये जो था ना, ये क्वेश्चन इन्होंने प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से पूछा है, जैसे मैंने बनाया ना एरो, तुम भी बना के उस तरीके से कंक्लूड कर सकते हो। तुमने उसको लाइबिलिटी भी लिखी ना, तो तुम्हारे ऐसे मार्क्स नहीं कटने वाले। जहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन्वॉल्व है ना, ऐसा कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। ठीक है, वो चलता है, लाइबिलिटी लिखो, ऑब्लिक प्रोविजन लिख दो, ठीक है, वो उस पर प्रॉब्लम नहीं। कितने अमाउंट का है वो मेन क्वेश्चन है। ठीक है, सबको क्लियर है। तो जब टाइमिंग एंडिंग एकदम सर्टनली चीज है, तब लाइबिलिटी लिखना, तो सेफर साइड प्रोविजन ही लिखना, हर एक आंसर में प्रोविजन लिखते हो। ठीक है, ओके। सीए के कोर्स में ना एक सेइंग है कि यू डोंट अचीव गुड मार्क्स ओनली बाय गुड कंसेप्ट, यू अचीव गुड मार्क्स, ये सिर्फ सीओ को लागू है, नॉट इन नीट, नॉट इन जेडब्ल्यू। यू अचीव गुड मार्क्स बाय योर गुड कंसेप्ट एंड बाय योर गुड एग्जाम सेंस। ठीक है, बिकॉज योर फादर इज ICI। ठीक है, डू व्हाट दे से, बिहेव लाइक दे से। ठीक है, यू विल गेट गुड मार्क्स। ये फंडे ये कारण ही मेरे को इंटर में हर सब्जेक्ट में एग्जाम आया। जैसे मैंने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे AR1 की मार्कशीट लगाई थी, हर सब्जेक्ट में 80+ थे उसको, उसकी मार्कशीट देख के मेरे को अच्छा लगा कि अगर एक भी बंदा प्रेरित होता है तो वो क्या ला सकता है। ठीक है, और ये वो मार्कशीट देख के मुझे खुद की याद आ गई कि मैं हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स कम था इंटर में, तो शायद हमारा भी रैंक होता, AR1 होता। तो सब सब्जेक्ट में कंसिस्टेंटली 60+ लाना, 70+ लाना, 80+ लाना इज नॉट इजी। Hence that AR1 mark sheet is very good. I have seen AR1 mark sheet with 42 in audit, but he is AR1। बाकी सब्जेक्ट्स का आप देख लो। ठीक है, तो उसको 4 सब्जेक्ट में 90+ थे। ठीक है, तो मेरा ये बोलना है कि अब यहाँ पे हम आंसर का साइज देखना चाहिए, है ना, और अक्कल लगाना चाहिए कि कितना मेरे को लिखना है। आगे बताइए शिका, अगला क्या है। ये अपना प्रोविजन का था नहीं, ये डाल देंगे यहाँ पे, प्रोविजन न्यूमेरिकल है। अभी क्या है, 13th कहाँ पे है। चलो ये पढ़ते हैं, पढ़ेंगे सब लोग। चलो फटाफट, पौने 2 हो गए। केओस लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इज अकाउंट। ठीक है, अपनी एडवाइस आता है, हम दे देंगे, नो इश्यूज। केओस लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सप्लाई 1 लाख फेस मास्क टू डी लिमिटेड ऑन 30 अप्रैल, failing which it will have to pay a penalty of 10 rupees per item not supplied। आस्था है ना, 1 लाख मास्क देना है, और जितने मास्क तूने नहीं दी उसको, पर मास्क तेको 10 रुपए देना। कोरोना का टाइम होगा ये। ठीक है, on 31st March 22 Chaos Limited assessed that it could only supply 50,000 मास्क, मतलब 5 लाख की पेनल्टी, 5 लाख का उसको कम देना पड़ेगा कंपनसेशन। ठीक है, वही बात होगी। देखो इसने दिया, पूरा प्रोविजन का डेफिनेशन दिया मस्त से। ठीक है, और अब क्या लिख रहे हैं, इन दिस केस देखो, arising out of past event as the goods are scheduled for delivery on 30th April 2022 and there is no delay as on 31st। ये आंसर गलत है। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव आंसर है, और ये मैं देख चुका हूँ, मतलब मैं वेरीफाई करके बोल रहा हूँ। इसका एक और आंसर नीचे ये, उसमें भी इन्होंने सही में दिया है, बट ये आंसर कंसेप्चुअली इनका थोड़ा फॉल्टी है। कारण क्या है, जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि इट विल फेल, तो तुम 1 महीने का वेट मत करो ना, स्टूडेंट नेगेटिव तुमको डालना है हाथों। वो क्या बोल रहा है, अभी भी 1 महीना बचा है, मेरे को 1% उम्मीद है कि आदमी जिंदा होगा। ठीक है, क्लियर है ना।
कि क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ इन्होंने आंसर जो दिया है वो ऐसे दिया है कि देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, व्हाई, बिकॉज ऑन 31 मार्च 30 अप्रैल को एक महीना बचा है। लेकिन फिर क्वेश्चन में ये नहीं बोलना था कि उसको ये लग रहा है कि वो 50,000 जो मास्क है वो नहीं दे सकती, फिर वो लाइन मत बोलना था, ठीक है। तो इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इट इज मोर प्रोबेबल, ठीक है। एम आई क्लियर टू यू? ठीक है, तो इसमें दोनों आंसर आप अल्टरनेटिव करके लिख सकते विद द सेम डेफिनेशन। Chaos Limited has filed a court against its competitor. It is evident to its lawyer that Chaos Limited may lose the case. Oh no, would have to pay 3 लाख रुपए क्योंकि हार गया, ठीक है। नो एंटिटीज प्रोविजन, अरे प्रोविजन बनाना चाहिए था ना, क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। क्या डेफिनेशन है प्रेम? अरे मैंने तुमको सवेरे जो 4 लोग लेट आए थे ना, वो लोग यहाँ पहले लिखेंगे यहाँ और फिर जाएंगे यहाँ से, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रेम, गलत बोला। क्वेश्चन नंबर 3, अ न्यू रेगुलेशन हैज बीन पास्ड ऑन 21/22, कब पास हुआ? बाय द हेल्थ केयर मिनिस्ट्री टू अपग्रेड फैसिलिटीज। डेडलाइन सेट बाय द गवर्नमेंट इज 31 मार्च 2023, एक साल दिया है। कंपनी ने एस्टिमेट किया है कि खर्चा लगेगा 10 लाख का फॉर द सेड अपग्रेड, काइंडली गिव योर आंसर्स, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है वो, रेगुलेशन हैज बीन पास्ड, ठीक है, देखते हैं। Under new regulation, entity is required to upgrade at the end of the reporting period. There is no obligation because there is no obligating event either for the cost of upgrading facilities or for fines under the regulations. Hence, no provision should be recognized as of 31st March 22 for upgrading the facilities by 31st March 23. फिर से आंसर रॉन्ग है, ठीक है। ये पूरा मेरा क्वेश्चन ही फॉल्टी है इनका, ठीक है। क्योंकि अगर वो अगर वो क्या बोलते हैं, रेगुलेशन पास हो चुका है हेल्थ केयर मिनिस्ट्री पे और तुमको डेडलाइन दी है, तो वो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई पेनल्टी नहीं लिखी है कि तूने पूरा नहीं किया तो क्या होगा, कि तूने पूरा नहीं किया तो क्या होगा। आपको डेफिनेटली इसका प्रोविजन पास करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही वाली बात होगी जो एएस में मॉड्यूल में दी हुई है कि अगर कोई स्टैट्यूट पास हो गया, सिर्फ बोल नहीं रहा, तो नाउ इट इज सर्टेन दैट यू विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस एक्सपेंसेस। द past event is the passing of the this act, and the obligation is that you are estimating an expenses, and why you are not creating liability, because you can only estimate the amount. हेलो, हाँ लिखो ना, टेस्ट चालू कर दो। ऐप पे आएगा ना, बैचेस में जाके, असाइनमेंट में जाके। नहीं आया आपका? प्रिपरेशन टेस्ट है ना। एक काम करो ना, आप एक नंबर लिखो 9849 204351, ठीक है। तो इनको कॉल करो, इनको बोलो कि आपका मेरा आपके बता दो बैचेस क्या है, आपका नाम बता दो, बोलना ये बैचेस ऐड करके मेरे को आईडीटी का भी टेस्ट लिखना है, वो टेस्ट एक्टिवेट कर दो, ठीक है। यस, क्या हो गया? नहीं ये, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बट आपको कंपलसरी अपग्रेड करना पड़ेगा। मेरे को बताओ आपको कंपल्सन है या नहीं, वो बताओ आज की डेट पे। मैं आपको पूछता हूँ, देखो, डोंट गो विद व्हाट आंसर दे, इफ यू आर गोइंग विद दैट आंसर ना, यू विल नेवर इंप्रूव। मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा, एक जनरिक वो बता रहा। और ये जो मैं आपको बोल रहा ना, मैं कभी भी बोल, वो जो क्वेश्चन गलत था, ठीक है, मैं चाहता ना उसी टाइम पे बोल देता कि वो गलत है। मैंने बोला क्या, मैंने क्या बोला, मैं एक बार देखूंगा, मेरे को रीचेक करना पड़ेगा। उसके बाद में अपन ने सेम टू सेम क्वेश्चन 2-3 नीचे किए, फिर भी मैंने नहीं बोला, जबकि हमें कंसेप्ट वहां पे क्लियर हो गया था। मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा था क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने कंसेप्ट पे। मैं कोई क्वेश्चन आंसर देख के नहीं आता, मैं भी इंटरप्रिट करता, मेरे को मजा आता उसमें। और गलत नहीं आते मेरे, क्यों आएंगे गलत जब मैं कंसेप्ट बिलीव कर रहा हूँ। लेकिन वहां मेरे को था कि भाई क्वेश्चन एग्जाम का एक बार देखना है, मैं वेरीफाई करके आया वो आंसर गलत है, ठीक है। और ये मैं आपको जब अभी अपफ्रंटली बोल रहा हूँ गलत है, मैंने ये बोला कि मैं आपको देख के बताऊंगा क्योंकि मैं देखा हुआ, ठीक है। तो ये गलत है, इनके तरफ से गलत, और मैं बताता क्यों गलत है, ठीक है। मेरे को तुम बताओ, मैं एक ही सवाल पूछता हूं, तुम जवाब देना, ठीक है। आज हम कौन सी डेट पे खड़े हैं?
परफेक्ट है, एकदम सही बोलो, थोड़ा जोर की बोलो। करेक्ट है, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि आज 31 मार्च 2022 को ये 10 लाख जो अपग्रेडिंग के लगाना है, क्या ये सर्टन है या नहीं? मतलब ये कंपल्सन है या वॉलेंट्री? कंपल्सन है, मतलब मोर प्रोबेबल, इट इज नॉट अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, डन, वन कंडीशन फुलफिल्ड। ये क्यों लगाना है? तेरे को मन में भगवान आया रात को, तूने बोल दी लगाना है, ऐसा हुआ? ये कंपल्सन क्यों पैदा हुआ? लॉ ने बोला, मतलब पास्ट इवेंट से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तैयार हुआ। अब ये 10 लाख लगाने के अलावा तेरे पास में कोई अल्टरनेटिव है क्या? The result of which will result in settlement of outflow of economic resources। 10 लाख जेब से जाने ही है। क्या तू अमाउंट को रिलायबली एस्टिमेट कर सकती है क्या? 10 लाख रुपए, चारों कंडीशन फुलफिल्ड है। एक आर्ग्यूमेंट कोई ये भी करे कि सर मैं बीच में धंधा बंद कर दूंगा, तो ऐसा होता क्या? कोई प्लेन थोड़ी है कि तुम बेच दोगे। तुम तो क्वेश्चन में ये असम्पशन लोगे ना धंधा चालू ही रहेगा करके, जब तक वो तुमको कुछ कुछ बोलता नहीं है। ये इतना जो इन्होंने आंसर दिया वो इतना फालतू है कि तू कुछ तो लॉजिकल, अगर ये आंसर में इतना लिख देता ना ये भी कि ये इसके पास सर्टन है, ऐसा हो सकता है कि धंधा बेच दे, तो उसको अपग्रेड ना कर, तो भी मैं एक बार आपको जस्टिफाई करवा देता, या आपको ये बोल देता कि अल्टरनेटिव आंसर है। बट देखो क्या लिख रहा था, अंडर न्यू लेगिस्लेशन एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू अपग्रेड बाय 31 मार्च 23। बोले पहले तो एक साल है। हाउएवर ऑन 31 मार्च 22, जो तूने बोली आज का दिन, there is no obligation because there is no obligating event either for the cost of upgrading the facilities। जो क्वेश्चन में दिया है वो बोलता है नहीं दिया है, दिया है ना 10 लाख। और तो क्या बोल रहा, और फाइन्स अंडर द रेगुलेशन, बोले रेगुलेशन में फाइन नहीं दी गई कि अगर तूने नहीं किया तो तेरे को पेनल्टी, मतलब वो बोलता है कि वो ऑप्शनल है कि किसी को करना है तो करे, नहीं कर, फिर वो एक्ट का क्या मतलब है? तो कहने का समझ रहा है ये आंसर, दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ आंसर, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो मैं एक अल्टरनेटिव, अब अपन ने वो जो इसके पहले पढ़ा, जो हमने पूरा कंडीशन लायबिलिटी का आंसर पढ़ा, उन्होंने उसको उल्टा लिखा हुआ है, तो मैंने तुमको ये बोला गलत है, मैंने बोला इन्होंने इसको उल्टे तरीके से लिखा है। हम दोनों तरीके से लिख देंगे या हम हमारे तरीके से लिखेंगे तो सही है, बिकॉज अल्टीमेटली वो भी बोल रहा है कि कंडीशन लायबिलिटी होगी, हम भी बोल रहे हैं कंडीशन लायबिलिटी होगी, बट दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग आंसर। दे शुड हैव आंसर्ड इट इन अ बेटर वे, ठीक है, इन अ वेरी वेरी बेटर वे। अभी समझ में आया क्या? नहीं, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। हाँ, बोलो। ठीक है। हम्म हम्म वेस्ट छोड़ रहे, केमिकल वेस्ट छोड़ रहे। हाउ 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 नहीं, वहीं पे गलत है। नहीं, पास्ट इवेंट वो नहीं आया, अगर पास्ट इवेंट नदी में वेस्ट छोड़ा होता ना, तो तू 10 साल से वेस्ट छोड़ रही है, तो 10 साल से प्रोविजन बनाना था फिर। तूने कभी भी नदी में वेस्ट छोड़ने को सीरियस माना ही नहीं, ठीक है। अगर तुम्हारे हिसाब से दुनिया चली कि नदी में वेस्ट छोड़ना इज अ पास्ट इवेंट, तो इसका प्रोविजन तब से बनना चाहिए था जब से तू नदी में कचरा छोड़ रही है। लेकिन अब तेरा जो ये ऑब्लिगेशन आ रहा है कि मैं नदी में केमिकल वेस्ट छोड़ रही हूँ, और अब बोल दिया कि तुमको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ये पास्ट इवेंट ये है कि तेरा वो कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो लॉ आ गया। जब तक वो लॉ नहीं था वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं था, समझा? सिंपल है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, मतलब डोंट माइंड माई एग्जाम्पल, अभी तुम रोड पे जा रहे हो, है ना, एंड यू आर स्पिटिंग, ठीक है, टेल मी, इज देयर एनी ऑब्लिगेशन? इज देयर एनी ऑब्लिगेशन? बट इफ यू आर गोइंग ऑन अ मेट्रो, इफ यू आर गोइंग ऑन अकोला रेलवे स्टेशन और एनीथिंग जहां पे इट इज अ एक्ट कि यू कैन नॉट स्पिट, इवन पब्लिक पे भी है लेकिन एक लोकल लेवल पे इंप्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ सिटीज में इंप्लीमेंटेड है, ठीक है, लेकिन मेट्रोज में कंपलसरी इंप्लीमेंटेड है, हर जगह लिखा होता है यहाँ थूकना मना, यहाँ थूकना, स्पीडिंग लिखा होता है ना, इट इज एक्ट। अब मैंने वहां थूक दिया,
ठीक है, मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप एकदम रिलेट कर सको, ठीक है ना। अब इज दिस एन ऑब्लिगेटरी इवेंट? डेफिनेटली, बिकॉज तेरे को इसका फाइन लगेगा क्योंकि उसका एक्ट पास्ट है। बट जहां पे ऐसा रेगुलेशन नहीं है और चलते फिरते मैं थूक रहा हूं, वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है ही नहीं, देयर इज नो पास्ट इवेंट। सेम विथ योर केस, मैं 10 साल से नदी में कचरा डाल रहा हूं, वो मेरा पास्ट इवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। जो इवेंट से मेरा ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है वो मेरा पास्ट इवेंट होना चाहिए। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? अब मान लो मैं तुमको दूसरा क्वेश्चन बोलता हूं, मैं सेम क्वेश्चन में बोलता हूं कि तुम 31 मार्च 2022 पे खड़े हो, ठीक है, और मैं बोलता हूं एक हेल्थ ग्रेड अपग्रेड आने वाला है, एक हेल्थ अपग्रेड आने वाला है, और 1 अप्रैल 2022 को या 30 अप्रैल 2022 को वो हेल्थ अपग्रेड पास एक्ट में हो चुका है, पार्लियामेंट में पास हो चुका है, और उसका एस्टिमेशन है कि 10 लाख रुपए खर्चा लगने वाला है। अब तुम बताओ इसका प्रोविजन बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को एक्ट था ही नहीं, एक्ट हुआ 30 अप्रैल 2022 को ना। यहां तेरी बात सही होती, नहीं बनेगा, क्योंकि इवेंट जो है वो मेरे प्रेजेंट के बाद हुआ है, 31 मार्च के बाद हुआ। सबको क्लियर है? 31 मार्च पे अपन खड़े थे और ये क्वेश्चन में तो जो एक्ट था वो 31 मार्च के पहले आ गया था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। मैं तुमको एक वैरायटी बता रहा हूं कि अगर मान लो 1 महीने बाद एक्ट पास होता तो हम क्या बोलते हैं कि 31 मार्च को, तब तू ये, तब अगर मैं तुमको मेरा आंसर बोलता और तू ये बोलती, मैं तेरी बात मान लेता कि सही बोल रही है कि 31 मार्च को देयर इज नो एक्ट, देयर इज नो पास्ट इवेंट, क्योंकि मेरा ऑब्लिगेशन ही क्रिएट नहीं हुआ। जैसे ही एक्ट आ गया पास्ट इवेंट हो गया, और एक्ट आने से मेरा ऑब्लिगेशन भी क्रिएट हो गया कि मेरे को तो भरने ही पड़ेंगे, क्योंकि कंपलसरी मेरे को मेरी फैसिलिटीज अपग्रेड करनी पड़ेगी। सिंपल। सी, वर्चुअली सर्टन अगर है, अगर तुम क्वेश्चन में ही दिख रहा, इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्ट, इट शुड बी वर्चुअली सर्टन दैट वो एक्ट पास हो रहा है, मतलब पार्लियामेंट में आ गया। एक क्वेश्चन ऐसा भी अगर पार्लियामेंट में आ गया, अब सिर्फ प्रेसिडेंट का साइन बचा है, वर्चुअली सर्टन है वो नॉर्मली साइन हो जाती है, सिर्फ साइन बाकी है, ठीक है, सिर्फ साइन बाकी है ना। तुमको क्वेश्चन में ही लिख के आएगा पार्लियामेंट में चला गया, हाउस में चला गया, तो वर्चुअली सर्टन है। भाषणबाजी एक बात है, उसको इंप्लीमेंट कैसे होगा कि तुमने उसका पहले तो तुमको एक्ट बनाना पड़ेगा, तुमने वो ड्राफ्ट बना लिया, वो 2-3 कमेटी ने देख लिया, तब वो जाता है पार्लियामेंट में। इतना होने के बाद वो पार्लियामेंट में जा रहा है, मतलब वो 90% पास होता ही, समझा? तो ये वर्चुअली सर्टन है। तुमको समझ में आएगी बात? पक्का क्या आस्था? ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन ना, देखो ये आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन है, 22 मतलब आपका कोर्स आने के पहले का, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस में दिक्कतें थी नॉर्मली, अब जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनमें दिक्कतें नहीं होती, बट ये क्वेश्चन तुमको अगर नहीं कवर कराया जाए, तुम्हारा थॉट प्रोसेस कैसे इंप्रूव होगा? मैं तुमको ऐसी ऐसी वैरायटी बताता हूँ ना, तुमको इतना मजा आएगा, तुम क्या होगा। मैं बोलूँ कि एक और वैरायटी मेरा मन कर रहा है, बट तुम कंफ्यूज मत होना, हाँ, मतलब मजा आएगा ना। अपन क्या ऐसे ढ थोड़ी है कि अपन कुछ भी समझ ना पाए। मैं बोलूँ क्या, मान लो सेम ऐसी बात हो रही है, ठीक है, वो पार्लियामेंट में चला गया, और क्वेश्चन में मैं तुमको लिख के देता हूँ कि द गवर्नमेंट इन पावर डजंट हैव मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, डजंट हैव मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, मतलब चांसेस क्या है कि वो एक्ट को वो फेल करवा देंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मैं वैरायटी बना रहा हूं। तो नाउ वी कैन से कि द एक्ट इज नॉट वर्चुअली सर्टन टू बी पास्ड, hence it the entity should not record any provision as there is no present obligation on account of past event, it should wait till the act is passed, ठीक है, and it becomes virtually certain and then a provision should be created. Alternatively तुम आंसर लिख सकते हो, if it is assumed that only putting the papers in parliament it is virtually certain, ऐसा तुम लिख सकते हो, जब क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अल्टरनेटिव व्यू ऐसे देता है, और तुम एक व्यू भी दोगे ना तो तुमको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये एक वैरायटी है ना। अब अच्छे क्वेश्चन अगर उनको बनाने हैं तो वो ऐसी वैरायटी लाना चाहिए जहां बच्चों को तुम परोस के नहीं बोल रहे हो क्वेश्चन के अंदर ही कि वर्चुअली सर्टन, लेट देम गेस, लेट देम अप्लाई देयर माइंड कि अगर मेजोरिटी नहीं है मतलब चांसेस है कि वो एक्ट पास नहीं होगा। अब वुमेन रिजर्वेशन का बिल था,
वो बिल वैसे देश के हित में था, लेकिन उन्होंने पास नहीं होने दिया। समझा? ठीक है ना? मजा आया डिस्कशन करके, लेकिन आप लोगों को मजा आया क्या? हाँ, कंफ्यूज मत हो। डाउट पूछा अच्छी बात है, लेकिन कंफ्यूज मत हो। ठीक है? कि पास्ट इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जिससे तेरा ऑब्लिगेशन क्रिएट हो। ठीक है? ओके। अब देखो ये सेम सेम क्वेश्चन है, और देखो मई 22 में, और वही क्वेश्चन इन्होंने नवंबर, मतलब दोनों आरटीपी में उन्होंने सेम सेम क्वेश्चन डाला है, वो भी गलत। ठीक है? आगे बढ़ू? ठीक। हाँ क्या? हाँ? ओह, नहीं ना। क्वेश्चन अलग है शायद ना वो। हाँ क्या? अच्छा अच्छा, तो पढ़ लेते ना फिर, क्या दिक्कत है? Chaos Limited has filed a court case in 1415 against its competitor. It becomes evident to its lawyer कि वो केस हारने वाला है। ठीक है? तो उसको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा। इन्होंने कोई प्रोविजन आस्था बनाना पड़ेगा ना। पढ़ा क्या क्वेश्चन पहले वाला? ये 14th वाला ना तुम SNW लिख दो प्लीज। और यहाँ लिखो प्रोविजन। ठीक है? प्रेम बराबर है ना? बनाना पड़ेगा ना? समझ रहे हैं ना आपको पक्का? सेकंड क्वेश्चन पढ़ो प्रेम। New regulation has been passed in 2019-20 by the Healthcare Ministry to upgrade facilities. Deadline set by government in 31st March. सेम क्वेश्चन दे रहे दो। अच्छा एक और चीज, बाई चांस, वैसे तो 99% ये आने वाला नहीं है एग्जाम में, बाई चांस कभी आ गया तो तुम पहले यही आंसर लिख देना जो इन्होंने दिया है, रॉन्ग वाला, और तुम अल्टरनेटिवली अपना भी आंसर लिख देना। ठीक है? बाई चांस कभी आ गया, लेकिन सेम टू सेम हेल्थ केयर वाला, हेल्थ केयर के अलावा कोई दूसरा आया तो मत लिखना, वो आंसर गलत देंगे और तुम जिंदगी भर पछताओगे कि मैंने गलत लिख के आगे, जानबूझ के गलत लिख के, और वो सही कर देंगे सदस्य आंसर, क्योंकि ये 2022 का क्वेश्चन है, अभी का नहीं है। ठीक है? लेकिन बता के रख रहा भाई, कल अगर सेम टू सेम आगे उड़ान डाल दिए इन्होंने, हूबहू सेम लाइन डाल दिए, तो फिर तुम भी सेम लिख देना, क्यों रिस्क लेना? है ना? ठीक है। द कंपनी गिव्स 1 year वारंटी फॉर इट्स हेल्थ केयर इक्विपमेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दैट इट विल मेक गुड एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। कोई भी डिफेक्ट होगा तो मैं ठीक कर दूंगी। 1 साल की वारंटी ली। अगर तू को 1 साल होगा ना तो वो मुंह मत दिखाना, फिर पैसा खर्चा करना जेब से। ठीक है? एज पर द पास्ट एक्सपीरियंस प्रेम, इट इज प्रोबेबल दैट देयर विल बी 1% सच केसेस, कि सर 1% केसेस रहेंगे जहां डिफेक्ट आते हैं, एंड उनका एस्टिमेटेड कॉस्ट सर रहेगा 10% ऑफ सच सेल वैल्यू। सेल वैल्यू का 10% मुझे खर्चा लगेगा। और सर कंपनी ने टोटल सेल किया है 5 करोड़ का, तो पहले तो 5 करोड़ का 1%, इतने में डिफेक्ट आएंगे। हाँ, 1% है ना? है ना? और उसका खर्चा 10% रहेगा। ठीक है? क्लियर है ना? तो सिंपल है, 5 करोड़ का 1%, उसका 10%, ये तुम्हारा प्रोविजन का अमाउंट है। एक बार सब लोग क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, अपने अपने क्वेश्चन में पढ़ो, सेम क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छे से पढ़ो, वर्ड बाय वर्ड, घाई मत करो। हाँ, किसमें? नहीं नहीं, अरे गवर्नमेंट ने डेडलाइन दी है 21 तक करना है ना? तू 1 अप्रैल को कर दे या अगले साल के 31 मार्च तक कर दे, करना तो है ही ना। तो प्रोविजन बोलते ही उसको, प्रूडेंट नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? हो गया क्या? ये वाला बराबर है? ठीक है, सबने देख लिया अच्छे से, कैलकुलेशन पूरा समझ गया? पक्का बात? ठीक है। अब आ जाओ, अगला कौन सा है?
16 नंबर, the company has not made a provision for warranty in respect of certain goods, considering that the company can claim warranty cost from the original supplier. देखो सुनो, मैं हाँ रिपीटेड है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा, सुनो ना, एक बार आपको बता देता हूँ मैं। देखो इसमें क्या है कि ये आप हो, ठीक है, आपने किसी को, कस्टमर को मोबाइल बेचा, लेकिन ये मोबाइल आपने सप्लायर से लिया था, है ना, तो वो बोल रहा है कि कस्टमर आपके पास में वारंटी के लिए आया, मोबाइल में कुछ खराबी हो गई, उसमें जो खर्चा लगा वो बोल रहा है सप्लायर आपको दे देगा जिससे आपने लिया था, तो रियम्बर्समेंट है, बैलेंस शीट में अलग अलग दिखाएंगे, पीएनएल में मिक्स करके नेट दिखाएंगे, बराबर है, ठीक है। वेयर सम और ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल अ प्रोविजन, इंग्लिश देखो, एक बार एक काम करते क्या, ये ए और बी पूरा एस एन डब्ल्यू करते क्या अभी करा क्या, सब किसने नहीं किया ये एस एन डब्ल्यू, ए वाला जिया, हाँ तुमने किया एस एन डब्ल्यू, ये तुमने नहीं किया, ये वाला किया क्या, वेयर सम और ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर, वेयर सम और ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल अ प्रोविजन, एक प्रोविजन को सेटल करने के लिए कुछ खर्चा या पूरा की पूरा खर्चा जो हमको चाहिए, अगर वो खर्चा इज एक्सपेक्टेड टू बी रियम्बर्समेंट बाय अनदर पार्टी, कोई दूसरा पार्टी उस खर्चे को रियम्बर्समेंट कर देगा ऐसा एक्सपेक्टेशन है, द रियम्बर्समेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एंड ओनली व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन, पहले तो वो रियम्बर्समेंट तभी रिकॉग्नाइज करना जब वर्चुअली सर्टेन, ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है वर्चुअली सर्टेन, दैट द रियम्बर्समेंट विल बी रिसीव्ड बाय द एंटरप्राइज, है ना, इफ द एंटरप्राइज सेटल्स द ऑब्लिगेशन, द रियम्बर्समेंट शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एसेट, द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द रियम्बर्समेंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, जितने अमाउंट का प्रोविजन है उससे ज्यादा का तुम रियम्बर्समेंट नहीं दिखा सकते, इट इज अपीरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन दैट द कंपनी हैज मेड प्रोविजन, और फिर ये बाकी की चीजें, ठीक है, अगला कौन सा है, वो तो ठीक है, 18th, alloy fabrication is engaged in manufacturing iron or steel, the company is in the process of finalizing account for the year, ठीक है, और आपका एडवाइस चाहिए, 1 अप्रैल 2019 को कंपनी ने एक ह्यूज फर्नेस अपने प्लांट में डाला था, द फर्नेस हैज अ लाइनिंग दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड एवरी 5 years फॉर टेक्निकल रीजन, हर 5 साल में वो फर्नेस का एक पार्ट रिप्लेस करना पड़ता है, एट द बैलेंस शीट डेट 31 March 22 द कंपनी डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ लाइनिंग ऑफ द फर्नेस, इसका अपन ने बात कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, कि अगर कोई चीज अपने को फ्यूचर में करनी है, ठीक है, कोई चीज अपने को फ्यूचर में करनी है, ठीक है, तो उसका अपन प्रोविजन यहाँ नहीं बनाते, ठीक है, क्यों क्यों नहीं बनाते, जो कि 5 साल में अगर तुमने उसको बेच दिया कभी तो तुमको वो खर्चा लगने वाला ही नहीं है, ये वो वाला केस है, क्लियर है, इसका एक बार आंसर समझते हैं, और प्रोविजन should be recognized only when an enterprise has a present obligation arising from past event, in the given case there is no present obligation but a future one, ये मैंने नोट्स में कवर करा है ऑलरेडी, ठीक है, therefore no provision is recognized, the cost of replacement of lining of the furnace is not recognized in the provision because it is a future obligation, it is a future obligation, even a legal requirement does not require the company to make a provision for the cost of replacement because there is no present obligation, बोले भले अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट भी हो तो भी हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे क्योंकि कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं, मैं बेच दूंगा, अच्छा लीगल है ना, गवर्नमेंट बोल रही है ना बनाने के लिए, मैं कल ही बेच रहा हूँ, मैं तो बेच सकता ना, मशीन तो बेच ही सकता ना मैं, तो मेरा कोई पास्ट इवेंट इसमें नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है, इवन द इंटेंशन टू इंकर द एक्सपेंडिचर, ओहो तुम्हारा इंटेंशन भी है कि मैं खर्चा करूंगी, तो भी डिपेंड्स ऑन द कंपनी डिसाइडिंग टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग द फर्नेस और रिप्लेस द लाइन, तो भी बोले कंपनी कभी फ्यूचर में ये डिसीजन ले सकती है कि हमको ऑपरेट करना है या नहीं, इस कारण से हमारा कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन, क्लियर है कि वर्ड क्लियर है ना, ये एएस में स्पेसिफिकली मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तुमको कितनी 1 साल तक याद रहेगी बात वो तुम्हारी इच्छा है, कि लेंथ से ज्यादा पॉइंट्स मैटर करेंगे और अंडरलाइंस मैटर करेगी, ठीक है, सेकेंड केस, अब सेम है जाने दो, इसको भी डाल दो प्रोविजन में,
आखिरी नहीं, क्या है ये, हाँ, अरे मस्त है। ए लिमिटेड सेल्स गुड्स विथ अनलिमिटेड राइट टू रिटर्न इट्स कस्टमर। ओ हो, जिंदगी में कभी भी रिटर्न कर दो, ठीक है। द फॉलोइंग पैटर्न हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द रिटर्न ऑफ सेल्स, ठीक है, कि भाई कितना परसेंटेज माल जो मैंने बेचा वो रिटर्न आता है। टाइम फ्रेम ऑफ रिटर्न फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, जब से परचेज किया तब से कितने टाइम फ्रेम में रिटर्न आते हैं, नॉर्मली उसका एक पैटर्न आपको दिया है। बिटवीन 0 to 1 मंथ, मतलब अगर मान ले तूने 1 जनवरी को परचेज किया तो एक ही महीने में रिटर्न आता है, तो वो क्यूमुलेटिव सेल का परसेंटेज 6%। कितना, देखो ये इट इज अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जो आपको पैटर्न वाइज लर्न थोड़ा करना पड़ता है, ठीक है। वैसे मैं आपको पूरा लॉजिकली समझाऊंगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक ही महीने में रिटर्न आ गया तो 6% काय का, क्यूमुलेटिव सेल्स का, ठीक है। अगर 1 से 2 महीना, मतलब परचेज करे हुए 1 महीना से ज्यादा हो गए 1 से 2 महीने के बीच में, तो 7%। 2 से 3 महीना तो 8% ऑफ क्यूमुलेटिव सेल्स। द कंपनी हैज मेड सेल्स ऑफ 36 lakhs इन द मंथ ऑफ जनवरी। कितना किया, 36 lakhs। 48 lakhs इन द मंथ ऑफ फरवरी, ठीक है। तो अगर यहां देखा जाए तो जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी में कितना किया, 36 किया, फरवरी में कितना किया, 48 किया, और मार्च में कितना किया, 60 किया। टोटल सेल्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर हैव बीन 400 लाख। ये तो सिर्फ 3 महीने के दिए ना, पूरे साल का 400 है। एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 320 lakhs माइनस 320, तो ये हो गया 80। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट of provision to be made and revenue to be recognized as on 31st मार्च। 31st मार्च पे कितना मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं और कितना मैं प्रोविजन बनाऊं, हमको प्रोविजन से मतलब है, ठीक है, कितना मेरे को प्रोविजन बनाना है। अब तुम कहाँ खड़े हो, कौन सी डेट पे खड़े हो बताओ, 31st मार्च, कब खड़े हो, है ना। अब देखो 31st मार्च से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। 31st मार्च में सेल किया 60 lakhs का, ठीक है। अभी आइडियली मेरे को पता है कैसे बनाना चाहिए इसको, एक सेकेंड ना, सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे तो आपका भला होगा। मार्च फरवरी जनवरी ऐसा देखता हूँ। मार्च में कितना किया, 60 किया, फरवरी में कितना किया, 48 किया, और 36 किया, ठीक है। अभी जो मैंने मार्च में किया, जो मैंने सेल मार्च में किया, तो उधर मैं 6% का लगाऊंगा, 0 to 1 मंथ क्लोजेस्ट वाला। जो फरवरी में किया उधर 2 महीने का लगाऊंगा, है ना। और उसके बाद में 2 से 3 महीने का लगाऊंगा, ठीक है। तो इसका 6%, फिर 60 प्लस 48 क्यूमुलेटिव सेल्स बोला है, इसका 7%, और जनवरी वाला सबसे लेट है, 60 प्लस 48 प्लस 36, इसका 8%। ये मेरा प्रोविजन रहेगा, ये मेरा प्रोविजन रहेगा। सर क्यों, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा बोला है। अब उन्होंने सोच समझ के बोला होगा ना, वो 6% उन्होंने ऐसे कैलकुलेट किया, 6, 7, 8 डिराइव ही उन्होंने ऐसा किया है मैथमेटिकली खुद के एंड पे, कि तुम इतना तो बना दो बाकी हम देख लेंगे, बराबर है। अब आंसर देखते हैं, देखो इन्होंने मार्च किया, फरवरी किया, जनवरी किया। 60 मार्च का सेल था, क्यूमुलेटिव भी 60 था, ठीक है, और उसका 6%, कितना हुआ, 3.6 लाख, बराबर है। ये मैं आखिर में समझाऊंगा। उसके बाद में फरवरी में 48 किया, लेकिन क्यूमुलेटिव कितना हुआ, 108, उसका 7%, 7.56। 36 किया जनवरी में, उसका क्यूमुलेटिव 144 हुआ, 8%, 11.5। टोटल जो है लाइकली रिटर्न आपके हुए 22.6। अब इसमें डाउट अराइज होता है, सर मैं इसको क्यूमुलेटिव कर रहा हूं तो सर मैं नेट प्रोविजन क्यों नहीं देख रहा हूं, है ना। इसलिए नहीं देख रहे हो क्योंकि आप 31st मार्च पे कर रहे हो, और ये तीनों महीने 31st मार्च के ही है, मतलब उसी साल के तीनों महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च सेम ईयर के है ना। तो उन्होंने जो आपको 6, 7, 8 का रेट दिया है ना, वो रेट डिजाइन ही ऐसा करके दिया है कि आप सिंपली उसको प्रोविजन कैलकुलेट करके टोटल जो है वो पूरे साल का प्रोविजन हो जाएगा, उस हिसाब से उन्होंने डेटा आपको दिया है। यही चीज इस क्वेश्चन में लर्न करनी है, समझा। एक और इंफॉर्मेशन देता हूं कि ये क्वेश्चन है जुलाई 21 का,
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकते। क्यों पूछो? क्योंकि वो टाइम पे 100 मार्क का पेपर आता था, अभी ये टाइम पे 70 मार्क का पेपर आता है। 30 मार्क के तो एमसीक्यू है, उसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं आना। 70 मार्क के डिस्क्रिप्टिव में वो आपको 4 मार्क्स से ऊपर एएस नहीं पूछ सकते, नहीं तो उनके सिर्फ 4 ही एएस कवर होंगे। समझा बात को? क्योंकि तेरे पेपर में कंपल्सरीली 14 मार्क का आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 14 मार्क का आएगा अमालगमेशन, 14 मार्क का आएगा कंसोलिडेशन। तो 70 में से भी तू 35 मार्क तो काट दे। अब जो बचे उसमें से 8 मार्क का ब्रांच अकाउंट कंपल्सरी आने वाला है, वो काट दे। मोटा मोटा 25 मार्क पकड़ लो, उतने मार्क का तेरा एएस आएगा। अब उसमें कुल मिला के 25 से 24 एएस है। अब अंदाजा लगा लो कैसा था ना, ये टाइम पे अकाउंट्स दो पार्ट में थे, अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स। मतलब 200 मार्क का अकाउंट्स था, एक ग्रुप 1 में था, एक ग्रुप 2 में था। तो वो लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते थे। अब ये सब क्वेश्चन सी फाइनल के लिए रेलेवेंट होता है। कोई डाउट है क्या? वो जनवरी फरवरी मार्च इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अपन मार्च से काउंटिंग चालू कर रहे हैं। जो सेल मार्च में हुआ है वो तो 0 to 1 मंथ में हुआ ना, तो 6 7 8 वैसे चालू करना है। उन्होंने टेबल भी ऐसे ही दिया ना, 6 7 8। समझा? जो सेल मार्च में किया है वो कहां फॉल होगा इनमें से? जो सेल मार्च में किया है वो यही पे फॉल होगा ना, इसके वजह से। समझा? तभी तो ये डेटा फिट होगा ना। एक्चुअली इन्होंने क्वेश्चन इजी दिया है, उन्होंने आपको बोला है कि हमने ये 6 7 8 कैलकुलेट ऐसे किया है कि आप सिर्फ मल्टीप्लाई करो और टोटल निकाल लो। लेकिन हमने पास्ट में ऐसा क्वेश्चन करे हैं जहां पे अपन प्रोविजन को क्यूमुलेटिव से एडजस्ट करके दिखाते हैं। इसी के लिए बच्चे इस क्वेश्चन में छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं खुद के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या? अगर एग्जाम में आएगा तो मोटा मोटा सेम जैसा अपन ने याद है कि वो पढ़ा था क्वेश्चन एक, जो मैंने बोला गलत है जनवरी वाला, लेकिन वैसे 3 4 क्वेश्चन फिर अपन ने बाद में लगातार सॉल्व किए, एग्जाम में आते वैसे क्वेश्चन। तो वो सेम पैटर्न के होते, तुमको पहले से आइडिया होता कि किस पैटर्न में तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना इन्होंने क्या बोला है कि 400 लाख का सेल था और 320 का तुम्हारा कॉस्ट था, है ना, मतलब 80 का प्रॉफिट था, मतलब 20% का प्रॉफिट है। ठीक है, अब तू जो प्रोविजन बनाएगा, तूने तो तेरी बुक्स में पूरा सेल करा हुआ है, पूरा सेल बुक करा हुआ है ना, देखो प्रोविजन सिर्फ प्रॉफिट एलिमेंट का बनाना है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये तो तू किसी और को बेच के कमा लेगा, तो वो अल्टीमेटली तेरे को मिलना ही है, ऐसा उन्होंने अजम्पशन लिया। तो तुम यहाँ पे दोनों कर सकते हो। तुम यहाँ पे 400 के ऊपर, मतलब ये तुम नहीं भी करते हो तो भी इसको सही माना जाना चाहिए, और तुम ये करते हो तो भी इसको सही माना जाना चाहिए। इन्होंने क्या किया है, एक सेकेंड ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला है कि 20% तुम्हारा प्रॉफिट है। कितना? तो प्रोविजन सिर्फ प्रॉफिट के एलिमेंट का बनाओ। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तेरे को रिटर्न आ गया, तू तो किसी को बेचेगा आगे, तो तेरे को कॉस्ट तो वहां से रिकवर हो ही जाएगी ना, तो वो उसका प्रोविजन तू मत बना। ठीक है, हालांकि दोनों अजम्पशन बेटर है, बल्कि पहला वाला अजम्पशन ज्यादा बेटर है कि मैं पूरे पे बनाऊं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन और वो जो क्वेश्चन केवास वाला है, वो ये दोनों क्वेश्चन में देख के आया था कि इनमें जो है, और इनमें सब लोगों का एक ही व्यू है कि इसमें अपन दोनों ले सकते हैं, मतलब। और पहला व्यू तो बेटर वही है एक्चुअली कि तुम पूरा 400 में बनाओ, पूरे सेल्स बनाओ। लेकिन आईसीआई का जो व्यू है वो ये है कि हम जो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है 80% जो है वो इन एनी केस मेरे को रिकवर हो जाएगा, क्योंकि अगर आस्था ने रिटर्न करी तो मैं प्रेम को भेज दूंगा, प्रेम ने रिटर्न किया मैं देवांशी को भेज दूंगा, तो मेरे को 80% तो मिलना ही है। बहुत ने बहुत क्या होगा कि मैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहा, लेकिन 80% तो मिलना ही है, वर्चुअली सर्टन। तो वो बोलते कि सिर्फ प्रॉफिट के एलिमेंट का प्रोविजन। अब तुम्हारी बुद्धिमानी क्या है कि ये, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंटर में और फाइनल में अभी तुम लोगों के लिए देखो, तुम ये इसमें ईयर्स देख रहे हो कितने पुराने पुराने, जितने भी ये एमबीक्यू वाले 2 क्वेश्चन अपन देखे, 3 क्वेश्चन, तीनों में पुराने पुराने ईयर्स है। ठीक है, हमारे टाइम पे मतलब 2017 2018 में ये बहुत इश्यूज थे। ठीक है, जो अनरिजॉल्व रहते थे, तो मैंने ऑब्वियसली बोल रहा हूँ, मैंने लर्न किया था, कुछ कुछ जगह पे मैंने लर्न किया था, ऑलमोस्ट एवरी एएस में प्रॉब्लम था, कुछ कुछ जगह पे मैंने लर्न किया था और मेरे को उसका बेनिफिट मिला।
क्योंकि उस टाइम पे एमसीक्यू नहीं थे, तो वो रिपीट होते थे क्वेश्चंस, तो वो सेम टू सेम सॉल्व करना पड़ता। और वो टाइम पे अल्टरनेटिव आंसर का चलन नहीं था, ठीक है, अभी है, ठीक है। तो अभी मैं तुमको लर्न करने नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं तुमको सिर्फ इतना बोलूंगा कि अगर इस एज इट इज सेम आया कुछ, तो प्लीज ऐसा ही सॉल्व करना, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। कोई डाउट सबको? एवरीबडी क्लियर हो गया ये एएस? ठीक है, इसमें सिंपल है, मैं आपको फिर से कर रहा हूँ, ये बहुत इजी एएस है, बहुत ज्यादा इजी। अगर तुम इसकी क्वेश्चन बैंक घुमाओगे तो तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे जो तुम हैंडली सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुछ एक दो क्वेश्चंस जो है जहाँ पे एम्बिग्यूटी है वो लेके चलेंगे अपन, ठीक है, लेकिन बाकी ये एज बहुत सिंपल है। और सबसे बड़ा सोने पे सुहागा ये है कि दो चीजें हैं, एक तो ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और दूसरा इससे अगर क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो वो ऐसा प्लेन वाली ना बनेगा, आपको ऐसा हाथ में मार्क्स देके जाएगा, बहुत में बहुत हार्वी स्पेक्टर, समझा? अब तुम अगर मान लो तुम्हारी हैबिट है कि तुमको अच्छा लगता है अपना दिमाग को ट्विस्ट करके रखना और एम्बिगुअस चीजों में फंसना, तो तुम इसको खराब मान लो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आते नहीं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे भी ना तो वो इससे ज्यादा लॉजिकल रहेंगे। क्लियर है? किसी को डाउट? पक्का? एकदम पक्का? ठीक है, डन। चलो, तो ये एएस हो गया। कल हम लोग इसका एक बहुत ही शानदार एमसीक्यू टेस्ट लेने वाले हैं, एएस वाले।